हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नीतीश शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। एक बार फिर स्वागत है हमारे खूबसूरत चैनल नीट मार्वल्स पर। एंड दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ योर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना यार। तो उसमें जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, बेसिकली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, है ना। और उसकी जो भी थ्योरी है और जो भी मतलब जिस प्रकार के भी क्वेश्चन वहाँ पे से बन सकते हैं उन सब पे डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो शुरू से लेके एंड तक लेक्चर पूरा देखना है अगर तुमको सच में चीज़ें सीखनी है तो। और एक और एडवाइस कि आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है बेसिकली, ठीक है, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे, है ना। और एक बार लेक्चर देख लोगे तो फिर दोबारा कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये तो होगी यार कि आज हम बेसिकली क्या क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में, उसकी बात, है ना। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं लेक्चर में, ठीक है। एंड गाइस, दिस इज अबाउट माय इंट्रोडक्शन। आई हैव डन माय बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। इट सिंपली मींस दैट यू गाइस कैन रिलाई ऑन माय कंटेंट, है ना। एंड अगेन देखो यार, जो लोग भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, 26 में देने वाले हैं, 27 में देने वाले हैं ना, उन लोगों के लिए नीट अनअकैडमी की तरफ से एक बेसिकली गिफ्ट समझ लो आप, है ना। अभी आप अगर 10 नवंबर तक जाके कोई भी कोर्स वहाँ से लोगे, ठीक है, चाहे आप 25 के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 26 के लिए, चाहे आप 27 के लिए, ठीक है, तो आपको 50% यार ऑफ मिल जाएगा, है ना। उसके लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, NK23 की आपको कोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 25 के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना, तो फिनिक्स बैच जाके उसमें एनरोल करना है बेसिकली, है ना। और अगर आप, इसका प्राइस यहाँ पे दिख रहा है ना, और अगर आप 26 के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये एक बैच है, क्या बोलते हैं, निम्बूस प्रो, है ना। और आप 27 के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना, तो ये बैच है हमारा, ठीक है। तो यार अगर आप इंटरेस्टेड हो नीट की तैयारी में तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक जगह से जाके और अच्छे टीचर से आके पढ़ो, जिससे कि आपको मतलब तैयारी में थोड़ा इजी फील हो, मतलब, है ना। आपको इधर उधर चीज़ें करनी ना पड़े, दिमाग ना लगाना पड़े, सीधे सीधे जाके बस पढ़ाई करो और मतलब एग्जामिनेशन की अपनी अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। तो दिस इज माई सजेशन फॉर यू गाइज, है ना। अब बढ़ते हैं यार हम हमारे लेक्चर की तरफ, ठीक है। लेक्चर बेसिकली देखो, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्चुअली है क्या, है ना, उसको सुनने से पहले हम पीछे का जो हमारा रिव्यू है, मतलब जो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, बेसिकली उसकी थोड़ी स्टोरी की जरूरत है। वो स्टोरी ये है कि इससे पहले हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं ना, उनके हमने वेव नेचर के बारे में पढ़ा था, है ना। वेव नेचर के बारे में पढ़ा था ये कि जो हमारी EMR होती है, मैक्सवेल ने बोला था कि जो हमारी EMR होती है वो हमारा वेव नेचर शो करती हैं, ठीक है। वेव नेचर शो करती हैं, वेव नेचर मतलब कि वो हमारे वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, ठीक है। वेव ऐसी दिखती है ना। बट हुआ क्या कि यार EMR का जो हमारा वेव नेचर कंसीडर करने के बाद ना कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जो उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था, ना, जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, क्या कंसीडर करते हुए, जो हमारी EMR है उसका वेव नेचर कंसीडर करते हुए, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो ये वही चीज यहाँ पे लिखी है, देयर वर सम एक्सपेरिमेंटल फिनोमेनन व्हिच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड कंसीडरिंग वेव नेचर ऑफ EMR, ठीक है। तो आप नोट में ये लिख लें, है ना। और देखो वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था, क्या कंसीडर करते हुए, EMR का वेव नेचर कंसीडर करते हुए। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट, हमारे 3 एक्सपेरिमेंट ये हैं यार, कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा पहला वाला है फोटोइलेक्ट्रिक, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको यार तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें तुमको पढ़ाया जाता है ना। और ये 2 एक्सपेरिमेंट जो है हमारे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और लाइन स्पेक्ट्रम, है ना, ये तुमको मैं दोनों यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखो यार, अब ये एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लेन नहीं किए जा पा रहे थे, है ना। तो क्या हुआ कि एक थ्योरी आई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना। इस थ्योरी का बेसिकली यूज करके आगे आने वाले साइंटिस्ट ने इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए हमको बेसिकली पहले क्या जरूरत है कि हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, इसको समझेंगे हम, ठीक है। तो यार क्या है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, चलो स्टार्ट करते हैं। कि देखो यार, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज तुमको चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो नोट्स अच्छे से बनाने, समझाने का काम मेरा है, मैं तुमको समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट है क्या इसमें, कि प्लैंक ने बोला कि यार इट सजेस्ट पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ EMR, है ना। अभी मैक्सवेल ने क्या बोल रखा था कि जो हमारी EMR है वो बेसिकली वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है ना। अभी देखो यहाँ पे हम एक चीज ध्यान से देखेंगे, है ना, यहाँ पे क्या है, पार्टिकल लाइक, है ना। लोग इसको क्या मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि पार्टिकल नेचर, उन्होंने ये नहीं बोला था कि मतलब पार्टिकल होता है मतलब लाइट में, ठीक है। उन्होंने बोला था कि जो हमारी वेव्स हैं वो बेसिकली स्मॉल वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, है ना, स्मॉल वेव्स के फॉर्म में, है ना। इसका मतलब ये था पार्टिकल लाइक का, हमेशा से मतलब ये था कि मतलब पार्टिकल तो है बट क्या बोलते हैं, छोटे छोटे वेव के पार्टिकल, ऐसा, है ना। लोग समझते हैं कि कुछ पार्टिकल ऐसा जिसमें मास हो, वैसा नहीं है यार, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इट सजेस्ट पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ EMR, ठीक है। और देखो इसमें एक और चीज नोट करने वाली है, अगर हमारी EMR वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है तो उसमें जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वो होगा, वो कंटिन्यूअस होगा, है ना। और इसको देख के हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, है ना, अगर छोटी छोटी वेव्स की फॉर्म में EMR ट्रेवल कर रही है ना, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम गैप होगा ना, है ना, वही चीज है। तो पहला पॉइंट समझा तुमने, है ना। अब देखो दूसरा क्या है तुम्हारा, कि प्लैंक सजेस्टेड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्स और रिलीज एनर्जी इन डिस्क्रीट मैनर, नॉट इन कंटिन्यूअस मैनर, ठीक है, नॉट इन कंटिन्यूअस मैनर।
ये बात समझ में आई कि जो हमारे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी एनर्जी को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस मैनर में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो डिस्क्रीट मैनर में एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एंड इसमें अगला पॉइंट है हमारा कि डिस्क्रीट मैनर मींस इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, है ना। देखो यार, डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ, स्मॉल पैकेट्स, ठीक है। अब कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ कि लगातार, मतलब जैसे देखो ऐसे समझो कि घर में तुम्हारे गैस चलती है ना, मतलब जिस पे खाना बनता है, तो पहले तो क्या होता था कि गैस हमारे घर पे सिलेंडर्स में ही आती थी, ठीक है। और अभी क्या हो गया कि गैस की बेसिकली पाइपलाइन लग गई है घर घर में, ठीक है। सिटीज में तो है, बड़े में, गाँव में तो अभी नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो वहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो है ना, और वहाँ पे पहले आती थी मतलब सिलेंडर्स में, तो काम तो वही हो रहा है कि गैस आ रही है ना, बट डिफरेंस क्या है कि मोड चेंज हो गया है ना। तो यहाँ पे भी सेम की मतलब जो हमारे एलिमेंट्स या एटम्स हैं वो एनर्जी को मतलब ऐसे कंटिन्यूस मैनर में एब्जॉर्ब नहीं करते, जैसे घर में गैस पाइपलाइन में आती है वैसे नहीं करते। कैसे करते हैं, छोटे छोटे सिलेंडर्स के फॉर्म में, है ना, या छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, यहाँ के लिए, है ना। इतनी बात क्लियर है ना एकदम, है ना। अब देखो इसमें अगला पॉइंट ये है कि दीज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज क्वांटम और क्वांटा, ठीक है। तो जो एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स होते हैं एक ईएमआर के, ठीक है, वो जो छोटे छोटे पैकेट्स, ये जैसे मैंने अभी बताया था ना कि प्लैंक्स ने बोल दिया कि एनर्जी ऐसे ट्रेवल ना करके, है ना, ईएमआर ऐसे ट्रेवल ना करके स्मॉल पैकेट्स में ट्रेवल करती है, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं यार, इनको हम बोलते हैं क्वांटम, क्वांटम या फिर क्या, क्वांटम या फिर क्वांटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है ना, क्वांटम या फिर क्वांटा, यहाँ पे लिखा हुआ देखो तुम्हारा, ठीक है। इसमें अगली चीज है यार हमारा कि ऑल क्वांटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर रेडिएशन आर आइडेंटिकल, डिफरेंट रेडिएशंस हैव देयर डिफरेंट क्वांटम्स, है ना। अब देखो हम क्या बोलते हैं, एक हमारे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो उसके जो सारे एटम्स होते हैं या सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एक तरह के होते हैं, है ना। या फिर हमारे पास कोई एक कंपाउंड है तो उसके जो सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक तरह के होंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई एक रेडिएशन है पर्टिकुलर, है ना, तो उसके जो क्वांटम या फिर क्वांटा होंगे वो सारे एक तरह के होंगे, और कोई दूसरी रेडिएशन होगी तो उसके डिफरेंट तरह के होंगे, ठीक है। मतलब अलग अलग होंगे, सेम नहीं हो सकते, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है ना। अब देखो इसमें अगला पॉइंट ये है कि क्वांटम्स ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन। आपको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, ठीक है। तो उसमें हमारा एक जो स्पेक्ट्रम, मतलब हमारा कंप्लीट ईएमआर का जो स्पेक्ट्रम होता है, उसमें यहाँ पे बीच में हमारा जो विजिबल रेंज होती है ना, विजिबल रेंज यानी कि लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना। तो जो हमारी लाइट होगी, है ना, जो हमारी लाइट होगी, है ना, उसके जो क्वांटम होंगे, उनसे क्वांटम्स को हम क्या बोलेंगे, फोटॉन्स को फोटॉन्स बोलेंगे, ठीक है, फोटॉन्स बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है यार, है ना, क्या बोलेंगे, फोटॉन्स बोलेंगे, है ना। बहुत बढ़िया। अगेन इसमें नेक्स्ट पॉइंट है क्या हमारा कि क्वांटम्स आर मासलेस, जस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब उसमें कोई मास नहीं होगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, चीज मैं तुमको पहले भी बोली थी कि जो हमारे क्वांटम्स हैं उनमें बेसिकली कुछ मास नहीं होगा, वो सिंपली मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। स्मॉल वेव्स, एक वेव में, पूरी वेव नहीं है, कंटिन्यूस छोटी छोटी वेव्स हैं, है ना, और वो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। वेव की डेफिनेशन में भी यार मैंने तुमको पढ़ाया था कि बेसिकली वेव हमारी है कि एक्चुअली क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना, विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ व्हाट, मैटर, है ना। क्लियर। अब देखो ये हमारा यार पूरा क्या था, हमारा थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही था, ठीक है। तुमको मैंने सिंपल आसान भाषा में समझाया, समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो अब इसका न्यूमेरिकल पार्ट बेसिकली क्या है, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट ये है कि जो हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन, जो हमने फोटोन अभी बोला है, ठीक है, फोटोन हमने बोला लाइट के लिए, और जो क्वांटम है ना, वो जनरल सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए, ठीक है। तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, ठीक है, एनर्जी, एक सेकेंड, हाँ, एनर्जी ऑफ आप क्वांटम लिखिए भी, ठीक है, क्वांटम, फोटोन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर हम लाइट के लिए बात कर रहे हैं तो, ठीक है। अभी हम जनरल ईएमआर के लिए बात कर रहे हैं, तो एनर्जी ऑफ क्वांटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट हो जाएगी यार हमारी कि म्यू, है ना, न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमआर, ठीक है। कि जो फोटोन होगा, ठीक है, हमारा एक पर्टिकुलर रेडिएशन का, उसकी एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो एनर्जी हमारा क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू व्हाट, न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रोपोर्शनलिटी है ना, प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो क्या आ जाता है हमारा, कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू H इंटू सी बाई लैम्डा, एच को हम क्या लिखते हैं यार, सी बाई लैम्डा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड यार, हमारा देखो यहाँ पे जो E है ये बेसिकली हमारा क्या होता है, एनर्जी, ठीक है। मैंने आपको बताया, मैं एक बार लिखवा देता हूँ नोट्स बनाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको आगे भी याद रहे, कोई यही भूल जाएगा सिंबल किस चीज़ का था, ठीक है। E फॉर एनर्जी, H हमारा क्या होता है यार, प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है E, और हमारा क्या बोलते हैं H, सॉरी, है ना, न्यू क्या हो गया हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, ईएमआर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमआर, ठीक है। और हमारा जो लैम्डा है यहाँ पे, लैम्डा क्या है यार हमारा,
वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ समझते हो ना यार, वेवलेंथ ऑफ वीएमआर। अगर नहीं समझते हो तो पहला लेक्चर जाके देखो, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया कि क्या फ्रीक्वेंसी होती है, क्या वेवलेंथ होती है और क्या सबकी डेफिनेशन है, ठीक है। लैम्डा हो गया, और क्या रह गया तुम्हारा सी। सी हमारा क्या है यार, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसमें है यार तुम्हारा कि जो हमारा h है ना, h है, h की बेसिकली हमारी वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10⁻34 है ना, जूल सेकंड, ठीक है। और हमारा c है, इसकी वैल्यू होती है हमारे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये सबकी क्या है यार, SI यूनिट्स हैं, ठीक है। और जो हमारा लैम्डा है बेसिकली हम इसको किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, ठीक है, मीटर में लेंगे। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, इसको हम लेंगे यार तुम्हारा हर्ट्ज में, है ना, हर्ट्ज, या फिर तुम कह दो पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड। कुछ बचा क्या, है ना। और जो हमारी जो एनर्जी आई यार, अगर तुम इन सारी वैल्यूज को इन पर्टिकुलर यूनिट्स में पुट करोगे, ठीक है, जो कि ऐसा यूनिट्स हैं, तो हमारी जो एनर्जी निकल के आएगी वो किस यूनिट में आएगी यार, हमारी निकल के जूल में निकल के आएगी यार, ठीक है, जूल में निकल के आएगी। क्लियर है ना, तो ये नोट करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो यार, क्योंकि कि जो EMR है कि एनर्जी ऑफ EMR will be what, will be integral multiple of energy of what, फोटोन, ठीक है। अब देखो, क्योंकि एक EMR है वो छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बनी है, तो उस EMR की जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, बेसिकली सारे फोटोन्स की एनर्जी का सम होगी बेसिकली, है ना। तो वो क्या होगी हमारी, इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ, या तो वो होगी हमारी h न्यू, है ना, या 2h म्यू, या 3h म्यू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम बेसिकली हम कैसे लिख सकते हैं इसको, कि एनर्जी ऑफ एन EMR इक्वल टू n इंटू h न्यू, ठीक है। और यहाँ पे n हमारा यार क्या है, n हमारा क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन्स इन EMR, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स इन EMR। इतनी बात क्लियर है सबको। अच्छा, एक चीज और कि मैंने तुमको बताया कि जो हमारा फोटोन है वो बेसिकली बहुत ही छोटा पार्टिकल है, ठीक है। अगर वो बहुत ही छोटा पार्टिकल है यार, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो भी बहुत कम होगी, है ना, बहुत कम होगी ना। तो उसकी एनर्जी अगर बहुत कम होगी, है ना, तो उसको हम मेजर तो जूल में भी कर सकते हैं, जो कि उसकी SI यूनिट है एनर्जी की, ठीक है। बट क्योंकि अगर हम उसको जूल में अगर मेजर करेंगे तो वो उसकी जो वैल्यू आएगी वो सिग्निफिकेंट नहीं आएगी, वो 10⁻⁻⁻ में आएगी, ठीक है। तो उसको लिखने में मतलब अच्छा नहीं लगेगा, मतलब सुंदर नहीं दिखेगा, लिख तो हम लिख सकते हैं, है ना। अब देखो, इसलिए हम क्या यूनिट यूज करते हैं मतलब फोटोन्स की एनर्जी के लिए, इन जनरल क्वेश्चन वगैरह में जूल भी होती है ना, बट मोस्टली क्वेश्चंस में आप देखोगे कि जो एनर्जी की यूनिट है मतलब फोटोन्स की, वो बेसिकली हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आती है ना। तो आप उसके लिए क्या चीज याद रखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा किसके बराबर होता है यार, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में आंसर पूछा है जूल में, तो आप इस कन्वर्जन से बेसिकली क्या करेंगे, निकाल लेंगे आप, मतलब जूल में एनर्जी निकालेंगे, बाकी सारी चीजें मतलब ऑफिशियल यूनिट्स मतलब SI यूनिट्स में पुट करके, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, आप इससे डिवाइड कर देंगे, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो, इसमें एक और ध्यान रखने वाली बात क्या है हमारी, ये है कि जो हमारी जो वेवलेंथ बेसिकली क्या है हमारी SI यूनिट्स, तो उसकी वो ये मीटर है ना। बट क्वेश्चन में हमको क्या दिया जाता है, जो हमारी वो होती है वेवलेंथ, उसकी यूनिट हमको नैनोमीटर दी जाती है, ठीक है। अब नैनोमीटर दी जाती है ना, नैनोमीटर हमारा बेसिकली क्या होता है 10⁻⁻9, ठीक है। तो इसके लिए एक सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बनता है यार, है ना, सीधा सीधा फॉर्मूला अगर तुमको वेवलेंथ लैम्डा जो वेवलेंथ है हमारी, है ना, अगर वो नैनोमीटर में दी जाए, है ना, तो एनर्जी बेसिकली हमारी क्या हो जाती है, एनर्जी इक्वल टू हमारी 1240, है ना, डिवाइड बाई लैम्डा इन नैनोमीटर, है ना। अब ये कहाँ से आया, ये बेसिकली आया वहीं से जो चीज़ अभी मैंने तुमको ओरली बोली है, ठीक है। अब मैं तुमको इसको करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है, तुमको इसको यार मार्क कर लेना है, बेसिकली याद रखना है, ठीक है। वरना तुम हर बार ये करते नहीं फिरोगे, क्या करते नहीं फिरोगे कि तुमने आंसर निकाला जूल में, फिर उसको तुम कन्वर्ट करते घूम रहे हो, ठीक है। अभी आई कहाँ से, देखो ऐसे समझो, लेट सपोज के तुम्हारे पास एक EMR है ना, उसके फोटन की जो वेवलेंथ है ना, वो क्या है लैम्डा, लेट सपोज जो लैम्डा है वो लैम्डा नैनोमीटर ही है, ठीक है, लैम्डा नैनोमीटर वेवलेंथ उसकी लैम्डा नैनोमीटर है, ठीक है। तो तुम उसकी एनर्जी कैसे निकालोगे, एनर्जी इक्वल टू तुम्हारी क्या होगी इसकी HC बाई लैम्डा, है ना, ऐसे निकालोगे, है ना। तो देखो H हमारा क्या हुआ तुम्हारा 6.6 इंटू 10⁻⁻34, है ना, और C तुम्हारा क्या होगा 3 इंटू 10⁻8,
है ना। और लैम्डा को तुम किस में रखोगे यार, सीधी सी बात है मीटर में रखोगे, है ना। लैम्डा नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ, लैम्डा इनटू 10⁻⁹ है ना। तो ये एनर्जी किस में आ गई तुम्हारी, किस में आ गई एनर्जी, जूल में आएगी, है ना। अब तुम उसको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करोगे, 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दोगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे यार, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये क्या आएगा तुम्हारा 1240, नियरली 1240 अप्रोक्स, ठीक है, डिवाइड बाई लैम्डा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारी नैनोमीटर देखो यहाँ पे लग गया पहले ही, है ना, और कन्वर्ट भी कर लिया हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर यहाँ पे तुमको अब सीधे सीधे तुमको क्या करना है, कुछ मान लो 10 नैनोमीटर दे रखा है ना, या 20-50 कुछ भी नैनोमीटर दे रखा है ना, तुम सीधे सीधे क्या करोगे, सीधे सीधे क्या करोगे, उसकी वैल्यू यहाँ लैम्डा की जगह पुट करोगे और सीधे सीधे एनर्जी निकाल लोगे EMR की, ठीक है, बात याद रखोगे, ठीक है। तो ये थी यार एक इंपॉर्टेंट चीज में, है ना, इतनी। हाँ, अब देखो, अब हम करेंगे यार क्वेश्चन प्रैक्टिस बेसिकली, है ना। तो देखो जिसमें जो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था तुम्हारा और क्या बोलते हैं जो भी न्यूमेरिकल तुमको चीजें बतानी थी मैंने बता दी। अब उसके बाद हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा कि द एनर्जी कंटेंट पर क्वांटम इन जूल फॉर अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, है ना। तो एनर्जी पूछ रहा है एक किसके लिए तुम्हारी, एक सेकंड पहले लेते हैं। एनर्जी पूछ रहा है तुमसे यार, है ना, एनर्जी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है तुम्हारी 4.2 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। एनर्जी हमारी क्या होती है क्वांटम की, h × न्यू, ठीक है। तो देखो एनर्जी कैसे निकालेंगे, h की वैल्यू होती है हमारी 6.6 × 10⁻34, है ना। और न्यू कितना हो गया यार तुम्हारा 4.2 विच इज गिवन 4.2 × 10⁻14, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे यार तो आ जाएगा तुम्हारा 28 × 10⁻20, ठीक है। अब इसको और सुंदर तरीके से लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.8 × 10⁻19, जो कि आंसर उसी फॉर्म में दिया गया, मैंने इसलिए लिखा है, ठीक है। कुछ नहीं करा, 10 का गुणा 10 का डिवाइड, ठीक है, बेसिक अप्रोच। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, ये विच इज सी, ठीक है। क्लियर, सिंपल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। और नीट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको बता आती है फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैं आगे कराऊंगा तुमको, देखो, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। सेकंड क्वेश्चन देखो यार, energy of quantum of two different radiation are 2 electron volt and 4 electron volt respectively, है ना, then their wavelength are related as, ठीक है। तो देखो वेवलेंथ आ गई तो हमको पता लगेगा हमारे को एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वेवलेंथ वाला, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो देखो अब तुम हमने भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना, क्या होगी तुम्हारी 1240 डिवाइड बाई लैम्डा, है ना, लैम्डा इन नैनोमीटर, यही पढ़ा था ना हमने, है ना। एनर्जी अगर यहाँ पे ये कौन सी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, है ना, पीछे रिलेट कर पाए ना, पीछे वाला जो फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एनर्जी है बेसिकली हमारी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लैम्डा। इतनी बात क्लियर है ना। अब हमारी जो एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इसको मान लो तुम E1, है ना, और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मान लो तुम यार क्या E2, है ना। तो अब एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो तुम कैसे लिख सकते हो यार, E1 बाई E2 इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, ठीक है। अब देखो, अब कोई ये तो नहीं पूछेगा सर ये कैसे लिख दिया, है ना। अब देखो इसमें आगे क्या करेंगे, E1 बाई E2 हमारा क्या आ जाएगा, E1 बाई E2 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा तुम्हारा हाफ आ जाएगा, हाफ इजकल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा लैम्डा 1 इजकल टू 2 लैम्डा 2 लैम्डा, अरे ये क्या हुआ, लैम्डा 1 इजकल टू 2 लैम्डा 2, ठीक है। अब ये हमारा किस ऑप्शन से मैच कर रहा है देखेंगे हम यहाँ पे, है ना, 2 लैम्डा 1 इजकल टू लैम्डा 2, ये तो नहीं होगा बट देख वैसा ही रहा है, पर इसका आंसर कौन सा होगा, सी वाला। बस क्या करा है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है पूरे में, तो अगर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम भी कैसा दिखेगा यार, हमारा ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ हमारा, सी आंसर हुआ, ठीक है। आई समझ में बात, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये जो एक्चुअली मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था ये आ रखा है, जेईई मेंस में एक्चुअली आ रखा है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। अब देखो ये अगला क्वेश्चन हमारा कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स हैविंग फ्रीक्वेंसी दिस, है ना, इतनी फ्रीक्वेंसी है फोटोन की, है ना, और उसकी हमको 1 मोल की एनर्जी निकालनी है ना। तो देखो एनर्जी क्या होगी हमारी, मैंने तुमको बताया था कि अगर हमारे पास n फोटॉन्स हो तो उसकी एनर्जी कैसे निकालते थे हम, n इंटू h न्यू, ठीक है, ये बताया था। तो फोटॉन्स हमारे पास कितने दे रखे हैं, 1 मोल दे रखे हैं, 1 मोल का मतलब क्या हुआ Na, है ना। H हमारा क्या हो गया तुम्हारा 6.6 इंटू 10⁻⁻34, हाँ, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है यार 1/6.02, है ना। मेगा हर्ट्ज, मेगा मतलब 10⁻6 हो गया, है ना। इतना पता होगा ना आपको, बेसिक यूनिट्स के बारे में पता होगा। नहीं पता है तो मोल कॉन्सेप्ट मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है तुम्हारा इसी चैनल पे, है ना, वहाँ सारे यूनिट्स के कन्वर्जन वगैरह मैंने सब कुछ सिखा रखा है, तो आप वहाँ जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं ना।
अब देखो Na क्या होता है हमारा 6.02 इंटू 10⁻23 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो यार इससे ये कट जाएगा बेसिकली, है ना। तुम्हारा क्या आ गया 23 + 6 29 और 6.6 इंटू 10⁻⁵ जूल। एनर्जी किस में आएगी? जूल में आएगी। क्यों जूल में आएगी? क्योंकि बाकी सारी चीज़ भी हमने ऐसा यूनिट्स में ली है, तो एनर्जी निकल गई वो भी ऐसा यूनिट्स में आएगी, और ऐसा यूनिट क्या है एनर्जी की? जूल। क्लियर है ना। देखो इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। इफ एनर्जी ऑफ 5 × 10⁻20 फोटॉन्स इज 1 किलो देन कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। अब ये भी वही फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे? देखो एक चीज और मैंने तुमको बताई थी स्टार्टिंग में, चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे थे, कि जो हमारा मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर था वो बेसिकली हमारा यूनिटरी मेथड, उसमें यूनिटरी मेथड बेसिकली लगा के हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट ये जो चैप्टर है वो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच वाला है, और आप इजीली सोच पाओगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा किस क्वेश्चन में, कब सोच पाओगे आप? जब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो देखो यार कि एनर्जी ऑफ क्या, इफ एनर्जी ऑफ 5 × 10⁻20 फोटॉन्स इज 1 किलो जूल, है ना। तो देखो इसमें क्या है तुम्हारा एनर्जी हो गई हमारी, एनर्जी इक्वल टू N × H म्यू, ठीक है। अच्छा वेवलेंथ की बात कर रहा है तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? N × H और C/λ, ठीक है। इसने एनर्जी दे रखी है हमको, एनर्जी दे रखी है ना। पूछ क्या रहा है? वेवलेंथ पूछ रहा है ना। तो यहाँ से देखो लैम्डा तुम्हारा क्या आ जाएगा? NHC/E, ठीक है। NHC/E है ना। अब देखो N तुमको दे रखा है 5 × 10⁻20 है ना। H हो गया तुम्हारा 6.6 × 10⁻34, C हो गया तुम्हारा 3 × 10⁸, ठीक है। अरे भैया 10⁸, ये तुम कैलकुलेशन में लिख लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा E कितना रखा है इसने? 1 किलो जूल। 1 किलो जूल मतलब 10⁻3, सीधे 1 मत लिख देना, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ना। अब देखो यहाँ से तुम बेसिकली कैलकुलेशन करनी है, बेसिक कैलकुलेशन सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा निकल के आ जाएगा, बेसिकली क्या आ जाएगा? निकल के लैम्डा आ जाएगा। और ये लैम्डा आएगा बेसिकली तुम्हारा किस में आएगा? लैम्डा निकल के आएगा मीटर में। क्यों आएगा? क्योंकि बाकी सारी चीज़ें भी तुमने किस यूनिट में रख रखी है? ऐसा यूनिट्स में, है ना। इसलिए लैम्डा की ऐसा यूनिट्स है मीटर, उसमें ही लैम्डा निकल के आएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। The energy required to melt 2 gram is 660 kilojoule, है ना। Calculate number of quantums required to melt 6 gram ice if monochromatic radiation of frequency this, है ना, is used। देखिए इसमें भी वही फोटोन वाला फॉर्मूला लगेगा बेसिकली। उससे पहले इसमें याद करने वाली बात क्या है, ध्यान करने वाली बात क्या है कि 2 ग्राम के लिए कितनी एनर्जी लग रही है? 660 किलो जूल, है ना। तो 6 ग्राम के लिए कितनी लगेगी? 1980 किलो जूल, ठीक है। 1980 किलो जूल। भाई ये तिगना हो रहा है ग्राम, है ना। तो एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? तिगनी, 3 गुनी, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसमें पूछ रहा है तुम्हारा कि नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है। तो एनर्जी तुमको पता लग गई। अब इतनी एनर्जी कितनी फोटोन से आएगी? अगर एक फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है ना, हाँ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इतनी है तो, ठीक है। तो देखिए अब देखेंगे इसको कि एनर्जी हमारी हो गई, एनर्जी इक्वल टू NH म्यू, ठीक है। NH म्यू, है ना। एनर्जी हो गई हमारी, इसमें पूछ रहा है हमसे नंबर ऑफ फोटोन्स। तो नंबर ऑफ फोटोन्स हम कैसे निकाल लेंगे यार? देखो E/H न्यू, ठीक है। तो एनर्जी होगी हमारी 1980 खाली 1980 नहीं, किलो जूल है तो मतलब 10⁻3 हो जाएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा। अब H हमारा हो गया 6.6 × 10⁻वाट, 10⁻वाट -34, है ना। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 10⁻13, ठीक है। हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, सब कट पिट जाएगा। तो ये आएगा तुम्हारा 3 × 10⁻26 नंबर ऑफ फोटॉन्स लगेंगे हमको इस 6 ग्राम आइस को पिघलाने के लिए, ठीक है। जिनकी फ्रीक्वेंसी वो CMR की फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है? इतनी, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 मोल ऑफ ClCl बॉन्ड इन Cl2 इज 240 किलोजूल पर मोल, है ना। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग सिंगल ClCl बॉन्ड, है ना। अच्छा पिछले क्वेश्चन में मतलब वहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट लिखा था ना, इसमें भी लिखा है नहीं इसमें नहीं लिखा। मोनोक्रोमेटिक लाइट का बेसिकली मतलब यार ये होता है कि ऐसी लाइट जिसमें मतलब एक ही टाइप की रेडिएशन प्रेजेंट हो, ठीक है। ऐसी लाइट नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसी हमारी रेडिएशन जिसमें एक ही टाइप की रेडिएशन प्रेजेंट हो, मिक्सचर ऑफ रेडिएशंस ना हो, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब बेसिकली वो होता है, अगर आप कंफ्यूज हुए होंगे तो, अदरवाइज आपको पता था तो विच इज़ वेरी गुड, है ना। अब देखो ये कह रहा है कि 1 मोल ClCl बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ClCl बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुमको कितनी एनर्जी लगती है? 240 किलो जूल, ठीक है, पर मोल, है ना।
इतनी एनर्जी लगती है ना। अब देखिए, और सिंगल CL बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, ये पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो देखो पहले तो ये हम देख लेते हैं कि 240, हाँ 240 किलो जूल लग रही है ना 1 मोल के लिए। तो एक के लिए, एक बॉन्ड के लिए कितनी लग जाएगी हमारी 240 किलो जूल बाई Na। इतनी एनर्जी बेसिकली हमारी हमको चाहिएगी, फोटोन की इतनी एनर्जी चाहिएगी हमको, बेसिकली इतनी एनर्जी वाला फोटोन चाहिएगा हमको एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, है ना। और एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारा एक ही फोटोन इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखने वाली है आपको, है ना। अब देखो, तो जो हमारा फोटोन होगा, बेसिकली जो हमारा फोटोन होगा, तो उसकी जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो बेसिकली हमारी क्या होनी चाहिए 242 किलो जूल, है ना, डिवाइड बाई Na, है ना। इससे हमारी या तो वो ज़्यादा हो या इसके बराबर हो, तब तो वो टूट जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ कहने का मतलब ये है, आपको पता है कि एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, है ना, एक वेव की, है ना, या फिर एक रेडिएशन की कह लो आप, है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के, ठीक है। तो अगर एक लिमिट से ज़्यादा अगर लैम्डा है ना, तो वहाँ पे क्या होगा बेसिकली तुम्हारा कि उससे ज़्यादा वेवलेंथ वाली अगर कोई रेडिएशन होगी तो वो वहाँ पे ब्रेक नहीं हो पाएगा, क्या बोलते हैं, बॉन्ड, क्योंकि एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम कहने का मतलब ये है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन हमारी क्या हो गई hc/λ, ठीक है। तो यार हमारा जो लैम्डा आ जाएगा यहाँ से 242, है ना, डिवाइड बाई Na किलो जूल, है ना। तो लैम्डा हमारा आ जाएगा लैम्डा लेस देन इक्वल टू 494 नैनोमीटर, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, बेसिक कैलकुलेशन है hc/λ, है ना, H और C की वैल्यू पुट करके, ठीक है। अब ये तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा यार आपको, है ना, समझनी चाहिए, आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो लैम्डा हमारा क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, मतलब, है ना। तो मिनिमम अगर वो पूछ रहा है तो यहाँ पे मिनिमम का मतलब क्या होगा, जो हमारा लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 494 नैनोमीटर, ठीक है, इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए, है ना। मतलब उससे लैम्डा कम वेवलेंथ का हो उससे तो टूट ही जाएगा, पर इससे ज़्यादा से नहीं टूटेगा, ठीक है। तो ये यार आज की क्लास हम बेसिकली यहीं तक रखते हैं। आपके सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा यार तो आप मतलब कमेंट करके बेसिकली बताओ मेरे को कि मतलब आपको सही लगा, आपकी मतलब केमिस्ट्री नॉलेज में कुछ ऐड हुआ, है ना। इफ नॉट तो भी मेरे को बताओ, मतलब, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।